नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है अल्फा रे स्पेक्ट्रम। हम अल्फा रे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें आज हमें कवर करनी है न्यूक्लियर फिजिक्स में। लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अल्फा रे स्पेक्ट्रम का, देन मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स, देन फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द अल्फा स्पेक्ट्रम। हम फाइन स्पेक्ट्रा देखेंगे अल्फा स्पेक्ट्रम का फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, आफ्टर द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम वी विल सी रिलेशन टू न्यूक्लियर लेवल्स ऑफ द डॉटर। ठीक है ना, कि हमें कैसे पता चलता है अल्फा रे स्पेक्ट्रम से कि जो न्यूक्लियस है ना, इट हैज़ अ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, तो वो हम जानेंगे। और न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज क्या है, पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी क्या है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम जानेंगे। ठीक है, देन वी विल सी एग्जांपल्स। ठीक है, हम दो एग्जांपल्स को देखेंगे। देन लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल, तो लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। तो देखो, हम जब कहते हैं ना, देखो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, इमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सोर्स आर नॉट ऑफ द सेम एनर्जी। अब जैसे मेरे पास सपोज अल्फा सोर्स हो गया, ठीक है, तो ये रेडियोएक्टिव सोर्स है, तो इसमें न्यूक्लियाई होंगे, ये एक न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है ना, तो सपोज ये न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, सपोज इसकी एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, सपोज इसकी एनर्जी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये वाला इमिट कर रहा है, सपोज इसकी एनर्जी कितना हो गया, लेट अस अज्यूम 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, तो एक सोर्स से ना, अब यदि हम पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की बात करें, एक न्यूक्लियाई की बात करें, एक न्यूक्लाइड की बात करें, भाई वो तो मोनो एनर्जेटिक होगा ही। ठीक है ना, वो तो एक सिंगल एनर्जी देगा। लेकिन जब हम सोर्स की बात करते हैं तो एक रेडियोएक्टिव सोर्स है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई यदि रहेंगे तो, और वो अल्फा डीके हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं होंगे वो सेम एनर्जी के होंगे, नहीं तो डिफरेंट न्यूक्लियाइज होंगे ना, और डिफरेंट एनर्जीज़ के अल्फा पार्टिकल्स रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है सपोज एक 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलीज़ हो जाए। तो सारे अल्फा पार्टिकल्स जब सोर्स से इमिट होंगे, ठीक है ना, दे आर नॉट ऑल ऑफ द सेम एनर्जी। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। और जब हम इन एनर्जी को हम स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करेंगे, किससे एनालाइज कर देंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है ना, तो जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है ना, तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, फाइन लाइंस मिलेंगी। ठीक है ना, ये फाइन लाइंस मिलेंगी इस तरीके से, ये होगा। इसी को हम फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगा फाइन स्ट्रक्चर की। अब जैसे जनरली हम इसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर को एनालाइज करेंगे ना, तो इस सिंगल लाइन को जब मैं एनालाइज करूंगा तो मुझे देखेंगे ना, इसमें बहुत सारी फाइन लाइंस हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या वो हम बाद में कवर करेंगे। तो समझ में चीज़ें, बस अभी ये समझो, हम जब इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो हमें डिस्क्रीट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, बीटा रे की तरह नहीं है। बीटा रे में क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो बीटा रे में ना हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो बीटा रे जब हम पढ़ेंगे वहाँ मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो है फ्रॉम प्योर रेडिएक्टिव न्यूक्लाइड, वो ना डिस्क्रीट वेल डिफाइंड एनर्जीज इमिट करेंगे। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हम पॉइंट करता है। इसी से हमें पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है ना, मतलब इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो ये शो करता है कि न्यूक्लियाई पोजेस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, समझ में, ये हमें जो डिस्क्रीट वेल डिफाइंड एनर्जीज मिल रही है ना अल्फा पार्टिकल्स की, दीज शोज एन इनडायरेक्ट और से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स डेट शोज डेट न्यूक्लियाई है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, समझ में। अब देखो, मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल की यदि बात करें तो यदि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो ये मेरे पास सपोज एक पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियाई मेरे पास है, ये डीके होता है, ये डीके हो गया, और मुझे क्या मिला, अल्फा पार्टिकल मिला। तो जब न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, और वो अल्फा इमिट करता है टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, तो ऑल अल्फा पार्टिकल्स हैव एसेंशियली द सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रिकॉल करेक्शन एंड थर्मल प्रोनिंग। समझ में आई चीज़ें। अब इवन यदि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट में पेरेंट न्यूक्लियाई है। ठीक है ना, और ये डॉटर न्यूक्लियाई होगा, ये भी क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है ना, और सारे के सारे मान लो इवन किसी भी सोर्स में बहुत सारे न्यूक्लियाई यदि हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, और वो ग्राउंड स्टेट से, पेरेंट के ग्राउंड स्टेट से डॉटर के ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा और अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, ठीक है ना, तो वो मोनो एनर्जेटिक ही देंगे, सारे सेम एनर्जी के मिलेंगे हमें। समझ में आया। ठीक है, ये है, समझ में आ गया। तो हम जानते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, कितना एनर्जी रिलीज होता है, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इट इज शेयर्ड बिटवीन डॉटर न्यूक्लियस उस अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं रिकॉयल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ इन अल्फा डीके इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू। मोस्ट ऑफ द एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके चला जाता है। ठीक है, ये हमने प्रूफ भी किया था सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में, क्योंकि
डॉटर न्यूक्लियस के पास हार्डली 1 से 2% एनर्जी ही जाता है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एनर्जी लेके जाता है, ठीक है। अब हमने एनर्जी भी निकाला था, तो हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी हमें अल्फा पार्टिकल की निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, यदि मास के टर्म्स में देखें तो यहाँ अल्फा पार्टिकल है तो यहाँ मास ऑफ डॉटर लिखते हैं, और नीचे दोनों का मास आएगा, अल्फा पार्टिकल का मास और डॉटर का मास, इसे मैंने याद रखने को बताया था। और ये आ गया टोटल एनर्जी रिलीज, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं अल्फा पार्टिकल की, समझ में आया। और हम इसको मास नंबर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास डॉटर न्यूक्लियस का कितना, A-4, और ये A-4 + 4, तो मेरे पास A देगा, और ये क्यों, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आप डॉटर न्यूक्लियस का भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था डॉटर न्यूक्लियस का क्या होगा, ठीक है। तो उल्टा लिखो, यहाँ डॉटर न्यूक्लियस में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फा प्लस के मास ऑफ डॉटर, और यहाँ पर ये टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये 4 में हमारे पास कितना, A क्यों डॉटर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है डॉटर न्यूक्लियस, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखो, मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, सारे अल्फा पार्टिकल एक ही एनर्जी के कब निकलेंगे, जब न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, और वो डॉटर के ग्राउंड स्टेट में ही जाता है, तो ऑल अल्फा पार्टिकल्स का सेम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, सारे के सारे ग्राउंड से ग्राउंड में ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ग्राउंड स्टेट से डॉटर के, वो सॉरी ग्राउंड स्टेट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस से सम एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं डॉटर न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, कहने का मतलब मेरा ये था, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास सपोज ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, पेरेंट न्यूक्लियस का, ये ग्राउंड स्टेट हो गया मेरे पास किसका, पेरेंट डॉटर न्यूक्लियस का। तो ये इसके एक्साइटेड स्टेट्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट्स में कुछ न्यूक्लियाई तो एक्साइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं, कुछ ग्राउंड स्टेट्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई होगा, तो इस केस में तो ऑब्वियसली डिफरेंट एनर्जीज रिलीज होंगी, ठीक है ना। यदि सारे ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो एक सिमिलर एनर्जी रिलीज होगी, तो उस केस में मोनो एनर्जेटिक हम कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो क्या होता है, तो हमें सिंगल लाइन मिल जाती है, हम बोलते हैं, ठीक है। जब हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो अल्फा स्पेक्ट्रम होता है सिंगल लाइन नहीं होता। अब जैसे सिंगल लाइन क्यों नहीं है, तो जैसे मेरे पास सपोज ये एक सिंगल लाइन ऑब्जर्व हुई, ठीक है, लेकिन मैंने जब इसको हाई रेजोल्यूशन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखते हैं ना, तो ये मेरे पास सिंगल लाइन ना, इसके हमें बहुत सारी, ठीक है ना, क्या मिलेंगी, लाइन्स मिलेंगी इसके आसपास। हाई रिजोल्यूशन में देखेंगे इट हैज़ मल्टीपल लाइंस, लो रिजोल्यूशन में तो हमें एक सिंगल लाइन मिलेगी, लेकिन हाई रिजोल्यूशन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है कि फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, सम फाइन लाइंस मिलती है हमें, है ना, कंसिस्टिंग डिस्क्रीट ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ये मान लो, ये देखते हैं कि भाई ये अलग अल्फा पार्टिकल की है, ये अलग अल्फा पार्टिकल की है, ये अलग अल्फा पार्टिकल की। हमको तो पहले लगा था एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है, इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, तो हमने देखा कि भाई एक ही अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, तो इसका एनर्जी सपोज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाई रिजोल्यूशन में जब हम देखते हैं, इवन बहुत सारे यदि अल्फा पार्टिकल्स भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स भी, मान लो 3 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए, ठीक है, तो 3 अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना आया, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 3 पार्टिकल्स का। तो हमें स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक सिंगल ही लाइन मिलेगी, क्योंकि तीनों अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे, तो एक स्पेक्ट्रम में सिंगल लाइन मिलेगी। लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन में हम देखते हैं, तो ये जो 3 अल्फा पार्टिकल है ना, इनका जो एनर्जी है डिफरेंट होता है। तो मान लो एक का सपोज 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, एक का सपोज 4.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है ना, एक का 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेटेस्ट, तो काफ़ी क्लोज होता है। तो पता चलता है ये तो भाई अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स हैं, है ना, मतलब अलग अलग एनर्जी निकली है, समझ में मैंने क्या कहा, तो अलग अलग एनर्जी निकली है, इसी की वजह से फाइन स्ट्रक्चर आया। तो जो अपेयरेंस होता है ना सेवरल एनर्जी ग्रुप्स का, ये जो अलग अलग एनर्जी ग्रुप्स की लाइन्स मिली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कि एक न्यूक्लियस ने एक न्यूक्लियस है ना, उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल रिलीज़ किए, नहीं, वो सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सोर्स में ऐसा होता है, ठीक है ना, एक पार्टिकल तो एक न्यूक्लियस तो एक ही अल्फा पार्टिकल रिलीज़ करेगा, लेकिन जब सोर्स की हम बात करते हैं, सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स जब रिलीज़ हुए हैं, तो हो सकता है कि एनर्जी जो है वो काफ़ी क्लोज है। लो रिजोल्यूशन में एक सिंगल लाइन मिलेगी हमें, हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। तो जो फाइन स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, बिकॉज जो पेरेंट न्यूक्लियाई है ना सैंपल में, वो डिके होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर डॉटर न्यूक्लियस के। अब देखो कैसे, अब ध्यान से, हमने तो जाना, देखो यदि मेरे पास ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो यदि एक ही एनर्जी लेवल रहा होगा तो एक ही लाइन हमें सिंगल लाइन मिलेगी, लेकिन हमने क्या देखा कि पेरेंट न्यूक्लियस जो है ना, वो एक्साइटेड लेवल्स हो गए, ये ग्राउंड स्टेट हो गया सपोज इसका एनर्जी, ठीक है, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। तो
डिफरेंट एक्साइटेड लेवल्स पर ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक्साइटेड स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट में भी पेरेंट न्यूक्लियर रहेगा और उसने अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया फिर भी, लेकिन वो क्या अपने कुछ एक्साइटेड स्टेट्स में वो रहेगा, समझ में। सो जो ट्रांजिशन है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, देखो समझ में। तो पेरेंट न्यूक्लियाई जो है ना सैंपल में या जो रेडियोएक्टिव सोर्स में जो पेरेंट न्यूक्लियाई वो डिके करेंगे टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल से क्लोजली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे तो हमें ना बहुत सारी डिफरेंट लाइंस मिलेंगी जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लो रिजोल्यूशन में वो सिंगल ही नजर आएंगे, ठीक है। तो यदि देखो पेरेंट न्यूक्लियाई यदि ग्राउंड स्टेट, तो पेरेंट न्यूक्लियाई तो ग्राउंड स्टेट में जनरली रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में भी रह सकता है, तो लेकिन यदि वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, और वो डॉटर न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट, तो डॉटर न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट ही हो गया, तो उसमें जब ट्रांजिशन करेगा तो अल्फा पार्टिकल निकला अल्फा नोड, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकला तो अल्फा 1 पार्टिकल निकला, ठीक है। और डॉटर के यदि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो अल्फा 3rd पार्टिकल निकलेगा। तो डिफरेंट एनर्जीज के अल्फा पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, समझ में आया। तो जैसे हम अमेरिशियम का एग्जांपल देख सकते हैं, तो ये ग्राउंड स्टेट होगा, इसका एनर्जी 0.0 जी, तो इसका जब एनर्जी अल्फा नोड कितना 5.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और ये मेरे पास कितना 0.059 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल्स, तो ये किसका एनर्जी लेवल्स है, ये डॉटर न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है, तो अल्फा पार्टिकल आफ्टर फॉर्मेशन इन एनर्जी स्टेट्स में पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ सकता है। अब ये डिके ऐसे ही तो हुआ, ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियस हो गया है ना, और ये मेरे पास डॉटर न्यूक्लियस होगा और अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो यदि अल्फा पार्टिकल निकला और उसने पेरेंट न्यूक्लियस को का एनर्जी कितना किस स्टेट में छोड़ा 4.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट में छोड़ा, तो यानी उसकी एक्साइटेड स्टेट ही है, और अल्फा पार्टिकल निकल गया कितनी एनर्जी से निकला 5.389 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकला। तो आप यदि देखो ध्यान से तो ग्राउंड स्टेट क्या, यही तो है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इसमें कितना क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकला वो अल्फा पार्टिकल और डॉटर के बीच में शेयर हो गया। तो देखो 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी कब निकलता है, ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोरियम का फाइन अल्फा स्पेक्ट्रम बनाया, तो आप ये देख सकते हैं, तो फाइन लाइन्स आर देयर, ठीक है ना, दीज आर सम फाइन लाइन्स यू कैन सी। और ये जो स्मॉल आप फाइन लाइन्स में, ठीक है ना, ये स्मॉल पिक्स हम देखते हैं ये तरीके की, दीज आर गामा रेज, ठीक है ना। आप देखो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो। तो अब जैसे हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, अब तो यहीं रहेगा डॉटर न्यूक्लियस। तो अब अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो अल्फा 1 निकला, तो ये अल्फा 1 पार्टिकल निकल गया, तो डॉटर न्यूक्लियस जो है इस स्टेट में रहेगा, लेकिन वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो इस स्टेट में वो आना चाहिए ग्राउंड स्टेट में, तो वो क्या करेगा गामा रेडिएशन रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि यदि हमारे पास अल्फा पार्टिकल ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है ना, तो A-4 Z-K2 हम स्टार लगाएंगे, यानी डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में ही है, अल्फा पार्टिकल निकल गया। अब जब डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, और वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो A-4 Z-2, तो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो गामा रेडिएशन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये यदि देखो यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ से वो सपोज इस स्टेट में आ गया तो गामा रेडिएशन उसने रिलीज कर दी, तो ना 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और फिर यहाँ से वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जो फाइन स्ट्रक्चर है ना अल्फा स्पेक्ट्रम का, एक डायरेक्ट मैप है लो लाइंग एनर्जी लेवल्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो दीज आर द लो लाइंग एनर्जी लेवल्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इन विच ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एंड अल्फा पार्टिकल्स गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में। तो ये चीज़ें हैं। तो यदि आप ध्यान से देखो तो हमने अभी क्या जाना, तो ये हमने अभी आपको जैसे बताया मैंने आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की वो ये होती है, ठीक है ना, A-4 अपॉन में A इंटू में, के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डराइव किया और ये अभी ऊपर भी बताया था। तो यदि डॉटर न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है तो अल्फा पार्टिकल को मैं अल्फा नोड से लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको क्यू नोड से लिख दिया, है ना, क्यू, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, है ना, दैट इज रिलीज्ड इन द डिके व्हेन डॉटर न्यूक्लियस इज इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, समझ में। और यदि डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट्स में रहता है, तो मान लो ith एक्साइटेड स्टेट में है, तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला मेरे पास ये बन जाएगा एंड क्यू, ठीक है। अब मान लो वो इस स्टेट में है, ठीक है ना, E1 स्टेट में है, तो इस स्टेट में जब आया तो क्यू आई ith अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखो, तो इफ़ द डॉटर न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एनर्जी ई एक्सेस, तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा कम होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। देखो ध्यान से इसको समझो, मैंने क्या कहा भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, यदि ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में होगा डॉटर न्यूक्लियस के, तो जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ उसका देखो एनर्जी कितना है 5.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और यदि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है तो उस केस में अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना 5486 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कम हो गया, कम हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस अब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इट हैज सम एनर्जी। समझ में है ना, उसके पास कुछ उसकी खुद की एनर्जी, अब उसने कुछ एनर्जी है ना उसके पास। तो वही मैंने जैसे यहाँ पर लिखा आपको, ग्राउंड स्टेट में था तो क्यों आ गया, अल्फा पार्टिकल अब रिलीज हो रहा है। अब डॉटर न्यूक्लियस जो है किस स्टेट में है, सपोज क्यों मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट में जो टोटल एनर्जी अल्फा उसमें रिलीज हुई है वो क्यों आए थे। तो देखो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज, ठीक है ना, ओबीएस ही बात है, इसको देखो हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ आएगा तो काट, देखो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहा, क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है यदि डॉटर न्यूक्लियस में आता है। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है यदि वो फर्स्ट स्टेट में आता है, सेकंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में आता है। तो आयत स्टेट मैंने मान ली, ठीक है। तो अब एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी शेयर होगी डॉटर और किसके बीच में, डॉटर और अल्फा पार्टिकल के बीच में। तो अब एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास कम जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। अब ध्यान से यदि आप देखो तो यदि देखो इस स्टेट का एनर्जी लेवल मान लेता हूँ मैं ई नोड, इस स्टेट का एनर्जी लेवल मान लेता हूँ E1, इस स्टेट का मान लेता हूँ E2। सो दीज आर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो यदि मैं क्या करूँ, ये तो क्यू नोड था, तो आप क्यू नोड में से क्यू आई घटा दो, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये वाली एनर्जी मिल जाएगी। तो ये आयत एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ ये एक्साइटेड एनर्जी है ना, मैं एक्साइट, समझ में आया। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो वही है, आप ये देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मैं क्यू नोड माइनस के मैंने मतलब इफ द डॉटर न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट, इस एक्साइटेड स्टेट में यदि डॉटर न्यूक्लियस है तो जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली कम होगी ना। तो मैक्सिमम एनर्जी तो तब रिलीज होती है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में तो एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि कम एनर्जी अब शेयर करेगा। तो कितना, जितना वो डॉटर न्यूक्लियस ने उससे ले लिया, ठीक है। तो क्यू नोड माइनस के क्यू एक्साइटेड, समझ में आगे बात, ठीक है, ये चीज़ें। तो हाईएस्ट एनर्जी ग्रुप अल्फा नोड कोरस्पॉन्ड्स टू ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन, लोअर एनर्जी तो एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है ना, समझ में आया। तो एक्साइटेड स्टेट्स जो है डॉटर न्यूक्लियस की, वो सेपरेट अल्फा ग्रुप दे रहे हैं हमें विथ स्लाइटली लोअर एनर्जी। इसी वजह से तो हमारे पास फाइन लाइन्स और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हमें स्पेक्ट्रम में मिल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जो मोस्ट इंटेंस अल्फा ग्रुप लाइन होती है ना, वो डॉटर ट्रांजिशन टू डॉटर ग्राउंड स्टेट से होती है जनरली, ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट होती है जनरली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, समझ में आया। तो लेकिन ये इंटेंसिटी ऑफ दीज लाइन्स ऑफ अल्फा लाइन्स, ये अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये जनरली आप हायर स्टडीज़ में इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो रिलेशन टू न्यूक्लियर लेवल्स की यदि मैं बात करूँ, तो जब पेरेंट न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है, पेरेंट न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स डॉटर न्यूक्लियस के, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। अब जैसे मैं बताया था आपको, ये एक्स के हो गया और ये सपोज वाई हो गया, है ना, ये सपोज ई नोड, E1, E2, सो दीज आर द एनर्जीज, ठीक है ना, समझ में आया। तो जब इतना एनर्जी रिलीज होता है जब ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये डॉटर न्यूक्लियस है, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, जब क्यू नोड अमाउंट टोटल एनर्जी रिलीज व्हेन डॉटर इज लेफ्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जब लेफ्ट होता है तो क्यू नोड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, क्यू नोड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब वो किसी एक्साइटेड स्टेट में है, तो मान लो इस एक्साइटेड स्टेट में इसमें है, तो टोटल एनर्जी रिलीज डॉटर न्यूक्लियस का व्हेन इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो कितना मान लो टोटल क्यू आई रिलीज हुआ है एनर्जी, ठीक है ना, क्यू अमाउंट क्यू आयत एनर्जी रिलीज हुआ है। तो ये एनर्जी, यही तो मुझे क्या देगा, यही तो मुझे E2 देगा माइनस के E नोड, और ये ग्राउंड एनर्जी जनरली जीरो होती है, ठीक है। तो इसको मैं E2 ही मान लेता हूँ या आयत स्टेट मान लेता हूँ, ये आयत स्टेट की तो एनर्जी देगा, ठीक है ना, E2 इतना ही तो होगा, E2, समझ में आया, ये डिफरेंस होगा। तो इसीलिए समझ में आया, तो इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये आयत एनर्जी आ गई मेरे पास, ठीक है ना, या एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा यदि हमारे पास ग्राउंड लेवल की भी कुछ एनर्जी देगा, ठीक है। तो हम इसको मोर और प्रोफाउंड वे में लिखें तो डेल आई जो है हमारे पास, ठीक है ना, तो क्यू नोड माइनस के क्यू आई आ जाएगा, ठीक है ना, ये ई आई माइनस के E0, ग्राउंड की जीरो होती है तो इसलिए इसको डेल से नहीं लिखते, आयत एनर्जी लिख सकते हैं। तो आयत एनर्जी जो है इट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, समझ में, जो डॉटर न्यूक्लियस का आयत एनर्जी लेवल है। तो दिस इज हाउ अल्फा पार्टिकल इमिशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में। अब देखो ये तो हम जानते हैं, सिंपल ये फॉर्मूला सिंपल है, जब भी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, ओ सॉरी हाँ, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होती है, ये होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया सिंपली, तो ग्राउंड स्टेट में होगा तो देखो यहाँ पर मैं अल्फा नोड लिंक लगा लूँगा, ठीक है। तो आयत स्टेट में होगा तो यहाँ पे क्यू आई आ जाएगा,
और क्यू आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू नोड माइनस के आयत स्टेट, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है, सिंपली। तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप काइनेटिक, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्म कॉमन है, क्यू नोड से क्यू नोड कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास, ठीक है ना। और ये आयत स्टेट को ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो मैं यहाँ से क्या आया, ये मेरे पास मैंने आयत स्टेट निकाली, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जब ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ग्राउंड स्टेट में अल्फा है डॉटर न्यूक्लियस, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी अल्फा पार्टिकल की, आयत स्टेट में है तब कितनी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और ये ए माइनस के, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, ये आयत एनर्जी तो है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स की, एनर्जी लेवल्स की, तो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल की तो एनर्जी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द आयत एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस यूजिंग अल्फा डी के, ठीक है, समझ में आया। तो देखो, दिस मेथड वाज हिस्टोरिकली वन ऑफ द अर्लीस्ट वे टू डिटरमाइन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, है ना, बिफोर द एडवेंट ऑफ हाई रेजोल्यूशन गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो खैर हम डायरेक्ट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस तरीके से अल्फा स्पेक्ट्रम की मदद से निकालते थे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जो हैवी न्यूक्लियस है, तो हैवी न्यूक्लियस के केस में ना, देखो ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया। इस टर्म को ये मैंने लिखा, तो जब मास हैवी न्यूक्लियस होगा तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है, ये टर्म बहुत कम आएगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आता है, तो इसको ना हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं काफ़ी केसेस में। सो दिस इज जस्ट एन स्मॉल करेक्शन, है ना, तो ये लगभग 2% के आसपास है, समझ में आया। तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 98% चांस कंट्रीब्यूशन हमारा काइनेटिक एनर्जी से हमें मिल जाता है। तो एलिमेंट्री ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस स्मॉल करेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो एनर्जी डिफरेंस है ना बिटवीन ग्राउंड स्टेट अल्फा ग्रुप, ठीक है ना, एंड एनी अदर अल्फा ग्रुप, वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, जब इसको आप नेग्लेक्ट कर दो तो वो जो है ना, तो वो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये हो गया। सो इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द कोरस्पोंडिंग लेवल ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया। जब हाई रेजोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है, मॉडर्न अल्फा स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, जहाँ पे इवन अ स्मॉल डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, देन दिस फैक्टर कैन नॉट बी इग्नोर। तो इस फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये पूरा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और ये पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना भी चाहिए, समझ में आया। तो देखो, अब हमारे पास एग्जांपल्स हम करते हैं तो समझ में आएगा। कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो रेडियम है, रेडोन है, रेडियम रेडोन से हमारे एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, 4.61 मेगावाट। एक अभी ग्राउंड स्टेट में है तो कितना, 4.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी पूछ रहा है इन गामा रेडिएशन की। तो देखो ये ऐसे है, ठीक है, तो आर ए हो गया मेरे पास, ठीक है, तो ये उसका आर एन एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला है 4.611 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर कितना निकला 4.611 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला। और जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितना 4.795 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब अल्फा पार्ट, है ना। तो ये टोटल एनर्जी है, तो क्यों, तो टोटल एनर्जी होगी जो डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में शेयर होगी। तो वो कह रहा है एनर्जी ऑफ इमिटेड रेज, तो इमिशन कहाँ से कहाँ होगा, तो जब वो डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रह गया, उसके बाद वो कहाँ पर आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब वो गामा रेज रिलीज करेगा। तो जो गामा आएगा, है ना, तो मेरे पास सिंपली कितना होगा, ग्राउंड स्टेट में से ये घटा दूंगा, तो 4.795 माइनस के 4.611 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारा आंसर होगा। तो मैंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, यदि आप ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें आसान हैं, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि पोलोनियम यूरेनियम में एक्साइटेड स्टेट में गया तो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। वो कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स हैव एनर्जीज 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द कंपनी गामा रेज। तो गामा रेज की एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी वो ग्राउंड स्टेट में उसका ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। तो उस केस में देखो हमारे पास, अब हम इसको कैसे करेंगे। अब हमें ना क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, यदि आप ध्यान से देखो क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स हैव एनर्जी, ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दे रखी है, क्यों तो वैल्यू नहीं दे रखी। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, समझ में आया। तो उस केस में ये हमारे पास, ठीक है, और ये हम इसको जीरो ही मानेंगे। तो अब हमारे फॉर्मूला में अपना फॉर्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब ग्राउंड स्टेट में था, काइनेटिक एनर्जी जब एक्साइटेड स्टेट में था, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये हमारे पास ए अपॉन में ए माइनस के 4, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब ये कितना है हमारे पास 5.17, ये 5.12, ठीक है। लोनियम कितना 240 अपॉन में, ठीक है ना।
और ये 240 में से क्या आ जाएगा 236। तो आप निकाल सकते हैं, तो हमारा आसानी से ये एनर्जी कितनी होगी पता कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात ट्रांजिशन में। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए, डेरिवेशन वगैरह सबका। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स की। तो देखो, जब हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था, ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में है, समझ में आया। वो ये मेरे पास डॉटर न्यूक्लियस है ना, तो ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब देखो, तो ये डॉटर न्यूक्लियस का क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो मैंने जब बताया था, जब पेरेंट न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट से डॉटर न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी इसी केस में निकलती है। तो वही अल्फा पार्टिकल जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी शेयर भी करेगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, लेकिन यदि पेरेंट न्यूक्लियस ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हो, तो कुछ केसेस में क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल्स इमर्ज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के होते हैं। तो अब हाई एनर्जी क्या है, तो देखते हैं भाई ग्राउंड से जब इतना यहाँ तक ट्रांजिशन होगा, इतना एनर्जी तो नहीं है, कहाँ से एनर्जी आ रहा है ज़्यादा। तो पता चलता है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो ऑलरेडी किस स्टेट में है, हायर स्टेट में। तो काफ़ी केसेस में अल्फा पार्टिकल्स हायर एनर्जी के निकलते हैं ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन से। तो देखो, ग्राउंड स्टेट जो ट्रांजिशन है ना भाई, मैक्सिमम एनर्जी तो अल्फा पार्टिकल किसी केस में निकलनी चाहिए थी, लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किए गए एक्सपेरिमेंटली, जिनको कहा गया लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि अब लॉन्ग रेंज तो होगी, जैसे मैंने बताया था, यदि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो उनका रेंज भी बहुत ज़्यादा होगा, दे कैन पेनिट्रेट एनी मीडियम मोर। तो वो कहाँ से आया, तो ओरिजिन देखो इनका क्या है। तो जो लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं जब पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हो। तो जब पेरेंट न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में, उस केस में जब वो डॉटर के ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, समझ में आया, ये डॉटर न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा, तब देखो क्यों जो होगा, क्यों तो वैल्यू जो रिलीज होगी, जो डॉटर और पेरेंट, डॉटर और अल्फा पार्टिकल के बीच में शेयर होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अल्फा पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा उस केस में। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स वो होते हैं जब पेरेंट न्यूक्लियस ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो, पेरेंट न्यूक्लियस क्या ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो उस केस में जो क्यों वैल्यू जो होगा, वो क्यों वैल्यू क्या होगा, क्यों टोटल कह लो या क्यों इफेक्टिव कह लो, तो ये क्यों नोड तो ग्राउंड का था ही। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ ऐड भी होगा, पेरेंट न्यूक्लियस ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में, तो पेरेंट न्यूक्लियस का ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी, पेरेंट न्यूक्लियस का ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी। ठीक है, अब यदि डॉक्टर का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जीरो है तो समझ में आया। तो ये हो गया, तो क्यों इतना हम लिखेंगे, सिर्फ सिंपली इतना लिखेंगे। लेकिन यदि वो एक्साइटेड स्टेट में भी है ना, मान लो एक हायर उससे उसमें भी गया, मान लो यहाँ पर भी गया है, तो उस केस में मान लो ये ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन नहीं हुआ, यहाँ ही ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो उस केस में ये एनर्जी हमें घटानी पड़ेगी। तो उस केस में हम यदि डॉटर भी एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, ग्राउंड है ना, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये फिर घटाना पड़ेगा, ये अमाउंट घटाना पड़ेगा। तो ये है, समझ में आया। और ये फैक्टर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी यदि अल्फा पार्टिकल की उस केस में कितनी निकलेगी, तो ये फैक्टर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेशन सारी चीज़ मैंने कराई रखी है। तो ये हो गया। तो अब जैसे पोलोनियम की बात करें तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एनर्जी कितने निकलते हैं, 10.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही लॉन्ग रेंज होता है इस केस में। और नॉर्मल अल्फा डीके जो होता है ग्राउंड ट्रांजिशन, उस केस में 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स जनरली रेयरली होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जब पेरेंट न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में, तो वो जनरली ग्राउंड स्टेट में आ जाता है गामा रेडिएशन रिलीज करके, तो मोस्टली ग्राउंड स्टेट में मिलेगा। मोस्टली ग्राउंड स्टेट में मिलेगा तो फिर लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स रेयरली मिलेंगे हमें। तो वही बात में लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स होते हैं रेयरली मिलते हैं, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट में जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गामा एमिशन करके अपने ग्राउंड स्टेट में ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।